खूबसूरत, डैशिंग, डायनामिक पर्सनैलिटी है दोस्तों। और उनकी जिंदगी की कहानी जब आज आप सुनोगे तो आपको अंदर से बहुत हिम्मत मिलेगी कि अगर ऐसा शख्स ये काम कर सकता है अपनी जिंदगी में, तो आप लोग भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते। एक सच्चा इंसान, दिल का अच्छा इंसान, ना जाने कितने लोगों की जिंदगियों में इन्होंने परिवर्तन लाया है। आजादी का बिगुल पूरे हिंदुस्तान में ये मोदी केयर के साथ मिल करके लोगों के दिलों में फूंक रहे हैं। हम सब लोग तहे दिल से वेलकम करना चाहेंगे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, आजादी क्लब अचीवर, समीर मोदी आजादी काउंसिल अचीवर, हम सबके लवली, डैशिंग, हिम्मती, ऑनेस्ट ग्लोबल ब्लैक डायमंड अल्पेश गज्जर सर। Thank you so very much. Thank you so much. It's my pleasure to serve you and बिहार के टाइगर उससे मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात। आप लोग को देख के हम मोटिवेट होते हैं। हमने याद है कि कुछ 3-4 साल के अंदर गुजरात को नंबर 1 पे लाके रख दिया था और हमारा नंबर 1 जो छीना था वो आप ही लोगों ने छीना था। आपको उसके लिए है ना, आशा रखते हैं कि दोस्ती हमारी ऐसी रहे, लेकिन मैं बदला जरूर लूंगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और आपके पास ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, हमारे पास नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो अनूप जी, गुप्ता साहब, राजेश जी और रवीश जी, मतलब ये है कि अगर ये तीनों मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पूरे विश्व में किसी की जरूरत है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। आपकी सारी लीडरशिप, मतलब जिन लीडरों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ मुझे माफ करना, क्योंकि हम ज्यादा टच में नहीं होते तो याद नहीं रहता, लेकिन जो भी आपके जीबीडीज है इस मीटिंग के अंदर, आरबीडीज है, क्राउन है, मैं आप सभी को अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड एक जीबीडी नहीं तोड़ सकता, पूरी टीम मिलकर तोड़ती है। मेरा जब भी रिकॉर्ड हुआ था तो मेरी टीम ने तोड़ा था, ना कि मैंने। यस, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी पूरी टीम को वो सारे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, और मैं आपको विशेष भी देता हूँ कि आपके वो रिकॉर्ड हमेशा के लिए कायम रहे और सिर्फ इंडिया में नहीं, आप पूरे विश्व में नंबर 1 बने रहे। तो थैंक यू सो मच। जितने भी लोग, क्योंकि सारे लोग मुझे पहली बार जानते हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे एक एक करके सारी बातें ही आपसे करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कुछ नहीं जानते मेरे बारे में ऑलमोस्ट। तो मेरा नाम अल्पेश गज्जर है और मैं बड़ौदा से, सो वेरी मच अगेन, मैं मोदी केयर इंडिया को प्रेजेंट करता हूँ। सारे लोगों को भूतल की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में स्वागत है। मुझे नहीं पता कि आप इसको शब्द समझ रहे, वर्ड समझ रहे, अच्छी स्पीच समझ रहे, या दिल से समझ रहे कि भूतल की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। बात, लॉकडाउन पीरियड के अंदर अगर कोई कंपनी पूरे देश में चल रही है तो मोदी केयर चल रही है, ये आपको पता होगा, राइट? आप अगर मुझे पूछो तो मैंने 21 अगस्त 2013, 21 अगस्त 2013 को बिजनेस स्टार्ट किया था। आज 6.5 साल हो गए मुझे। 6.5 साल में लगभग 7 करोड़ रुपए मैंने कमाए मोदी केयर के थ्रू, और महीने की इनकम 14-15 लाख है। हाँ, ये लॉकडाउन पीरियड के अंदर इनकम कम हुई है, लेकिन कितनी कम हुई है वो बताना चाहूंगा। मेरी मार्च में इनकम थी 14,87,000, मेरी ग्रोस इनकम 14,87,000, जबकि मार्च में आप लोग जानते हो कि आधा महीना लॉकडाउन पीरियड था। अप्रैल में पूरा महीना लॉकडाउन था, और सिर्फ मैं लॉकडाउन नहीं था, मेरी पूरी टीम लॉकडाउन थी, पूरा इंडिया लॉकडाउन था। और ड्यूरिंग दिस जो मुझे पता चला है वो 11-12 लाख का चेक है मेरा। तो 12 लाख मुझे नहीं लगता कि कम भी है, ज्यादा तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। और मेरे एक दोस्त है जिनका 17-18 करोड़ का एक मिनी मिनी मॉल है, जिसके अंदर 3 थिएटर है, रेस्टोरेंट है, कपड़े का शोरूम है, प्ले सेंटर है। 18 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद उनका दिन का अभी जो लॉस है वो 2.5 लाख रुपया है। आप समझ रहे हो कि भूतल की बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में इसको क्यों बोल रहा हूँ। February 19 को जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, February 19 में 21 हम लोग सिंगापुर मलेशिया से आए थे, और वो पूरा महीना हम लोग काम नहीं कर पाए थे, क्योंकि पहले हम मलेशिया सिंगापुर चले गए और आने के बाद पापा की डेथ हुई, तो मुझे सारे मीटिंग्स कैंसिल करने पड़े। सेम मार्च में भी ऐसा ही हुआ था। इस बार मार्च में 8 मार्च को मेरे मदर इन लॉ एक्सपायर हुए, तो पूरा महीना हमने मीटिंग कैंसिल वैसे भी कर दी थी विदाउट लॉकडाउन भी। तो February 19 में भी मेरा चेक 13.5 लाख के आसपास था, जब मैंने एक भी दिन काम नहीं किया था। मैं 2017 की बात करूंगा, मुझे एक माइनर ऑपरेशन हुआ था पाइल्स का, और वाइफ को फ्रैक्चर हुआ था, और जून
15 को उनका ऑपरेशन था, जून 15 और 15 जुलाई को मेरा ऑपरेशन था। 2 महीने हमारे घर में पूरा हॉस्पिटल का माहौल रहा, बावजूद मेरे दोनों महीने के चेक 10-10 लाख थे। 2017 की बात कर रहा हूँ। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ऐसा बिजनेस आपकी लाइफ में कहाँ मिलेगा कि काम करो एक बार और पैसे लो जिंदगी भर। और फिर भी हम एक बार काम करने के लिए ईमानदारी से तैयार नहीं होते। लोगों को जितना काम उतना पैसा चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है नेटवर्क में। आपको सोच समझ के आना पड़ेगा। तो एनीवे मैं पहले अपने बारे में ही बता दूं आपको, तो मैंने 6.5 साल के अंदर जो इनकम कमाई वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी टीम के अंदर 50 से ज्यादा लोग जो महीने के 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। मोर देन 1 लाख 1 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं, ऐसे 50 लोग हैं। 50,000 की कोई गिनती नहीं है, 200-300 लोग होंगे। उसके बाद में कार की बात करें तो मैंने 3 कार खरीदी, जिसके अंदर एक जगुआर कार है, जो मैंने 2018 एंड में ली थी। और मेरी टीम के अंदर एक जगुआर, एक ऑडी, एक BMW, टोटल 4 लग्जरी कारें आई हैं। और साथ में टीम के अंदर 4 GBD है। 4 GBD मिला के मैं 5वां हूँ, मतलब 5 GBD है हम लोग। और अच्छी बात ये कि सारे अलग अलग लेग में है मेरे, तो स्ट्रक्चर भी बढ़िया बन रहा है। स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो, 4-5 करोड़ बीवी, 4-4.5 करोड़ बीवी होते हैं, लेकिन कोई भी एक लेग में 1 करोड़ बीवी से ज्यादा नहीं। तो दैट मीन्स पेमेंट अच्छा आता है, हम अच्छे तरह से उसको स्ट्रक्चर कर पाए। कार मेरी टीम के अंदर अब तक 150 कारें आ चुकी है, 150। अच्छा लगता है भैया। सिंपल हाउस वाइफ है 70% अचीवर में। ये 50 लाख कमा रहे हैं, इसमें 35 जो है फीमेल नेम से। और ये लोग कर सकते हैं जिनको घर में बच्चे संभालने, परिवार संभालना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और उसके बावजूद जो रात को काम नहीं कर सकते, अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते, वो लोग 50 में से 35 लोग हैं जो लाख से लेके 8 लाख तक कमा रहे हैं महीने के। साथ में फॉरेन ट्रिप की बात करें तो सबको घूमना अच्छा लगता है। हम भी घूम के आए, परिवार के साथ घूम के आए। सिंगापुर, मलेशिया 2 बार गए, बैंकॉक पटाया 2 बार गए, दुबई गए, मॉस्को, लंदन, टर्की। लंदन जाने के लिए लोग, मुझे लगता है 50 लाख 1-1 करोड़ खर्चा करते हैं। हम घूम के आए और वहां जाके भी हमने हेलीकॉप्टर पे घूम के पूरा शहर देखा, लंदन को। मेरा यही कहना है आपको कि सिर्फ मैं अकेला नहीं गया, मेरी टीम से आज तक, अगर ये मलेशिया को काउंट कर ले जिसका हमने रिफंड ले लिया, तो 1,500 लोगों ने फॉरेन ट्रिप अचीव। अच्छा लगता है भैया। पता है इंपॉर्टेंट वो नहीं 1,500 लोगों ने फॉरेन ट्रिप अचीव की, इंपॉर्टेंट वो है कि उसमें से 90% लोग ऐसे थे। क्योंकि जब भी लोग फ्लाइट में चढ़ते हैं तो मैं पूछता हूँ कि भैया आपकी पहली ट्रिप कौन सी थी लाइफ में, तो 100 में से 90% लोगों का जवाब मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन सी ट्रिप की बात कर रहे हो, जिंदगी में पहली बार फ्लाइट में चढ़ रहा हूँ। तो 90% लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार फ्लाइट में चढ़ रहे हैं। सर, नोबल कॉज, मतलब अच्छा लगता है जब हम ऐसे प्रोफेशन में होते हैं ना, जहाँ लोगों को सुख, शांति, चैन और खुशी आप दे पाओ, तो मुझे लगता है कि उससे बढ़िया कोई बिजनेस लाइफ में नहीं हो सकता। तो इट्स अ नोबल कॉज, मतलब आप लोगों की हेल्प करके पैसे कमा रहे हो। एक जीव दूसरे जीव को फायदा पहुंचाता है और फिर अगर प्रॉफिट लेता है, तो इससे बड़ा कोई बिजनेस दुनिया में नहीं हो सकता। दैट्स वाई मोदी के नंबर 1, दैट्स वाई बुतल की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अमीरों को बहुत अमीर बना लिया, आओ चलो मिलके कुछ गरीबों को अमीर बनाते हैं। और दैट्स वाई मोदी केयर बेस्ट है। तो ये मेरी जर्नी थी, लेकिन आप जितना समझ रहे हो इतनी आसान भी नहीं थी, है ना। लोग आते हैं कि चलो मैं भी कर लेता हूँ, और 15 महीने के बाद सोचते हैं कि हमारा तो कुछ हुआ नहीं। तो भैया हमारा भी शुरुआत में कुछ नहीं हुआ था। रवि जी, आप भी थे ना हमारी पुरानी कंपनी में साथ में? यस सर, यस सर। हाँ, तो हम लोगों ने 2009 में एक्चुअली, आप मुझे 6.5 साल कंसीडर मत कीजिए नेटवर्क मार्केटिंग में, मुझे 10 साल हुए। 2009, अब तो 11 साल हो गए। 2009 में मैंने पाँव रखा था 1/1/2009 को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। एक कंपनी थी बाइनरी, और मजबूरन आना पड़ा था। मैं आपको अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा। मैं अपने बारे में इसलिए नहीं बताता कि मैंने बहुत अचीव किया है या किस हालातों में अचीव किया है, लेकिन ज्यादातर जो विकटें गिरती है लाइफ में, जो लोग सफल नहीं हो पाते, उनके पास बहानों का भंडार होता है। कहते हैं ना कि सबसे बड़ी बीमारी जो है वो बहानाटाइज है, और उसका निदान या उसकी दवाई, उसका सॉल्यूशन कोई नहीं दे सकता, वो सिर्फ आप ही दे सकते हो। क्योंकि बहाने हम ही बनाते हैं, तो बहाने तोड़ने भी हमें ही पड़ेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना जो मैंने सीखी है,
मैं ज्यादा किसी एक आदमी के ऊपर कभी मेहनत नहीं करता, क्योंकि मैंने एक बात सीख ली है कि जो करना चाहता है वो किसी भी हाल में करके चला जाता है, और जो नहीं करना चाहता ना, उसको आप जगुआर में ले जाओ, कंधे पे बिठाओ, 6 महीने घूमेगा कंधे पे बैठ के, और फिर बोलेगा अल्पेश भैया थोड़ा उतार दो ना, पैर दुखता है। वो नहीं करेगा। और जिसको करना है ना, वो जनरल कोच की ट्रेन में लटक के भी जाएगा। जिसको मीटिंग में जाना है ना, वो 5 किलोमीटर चलते हुए भी जाएगा। जिसको जाना है ना, वो अपना गहना बेच का भी सर्वाइव करेगा। ऐसा नहीं होता कि मेरे पास नहीं है, नहीं हो सकता, ये नहीं हो। और हमारे देश में मैंने आज तक न्यूज़पेपर में ये नहीं पढ़ा कोई आदमी भूखा मर गया। तो इतनी बुरी परिस्थिति तो आज तक इंडिया में किसी को नहीं दी गई है। मैंने 2 बातें लाइफ में ये भी नोटिस की है न्यूज़पेपर पढ़ते-पढ़ते, कि ये भी नहीं सुना कि कोई आदमी ज़्यादा काम करके मर गया। आपने सुना है? तो काम सर, करके भी नो कोई नहीं सर। मर, काम करना कंटिन्यू रखिए। कितना भी करोगे आपकी लाइफ के अंदर फ़ायदा ही होगा। और सेकंड, कोई भूखा नहीं मरता। तो आप 2 टाइम खाने के लिए काम मत कीजिएगा, नहीं तो जानवर और हमारे अंदर कोई फ़र्क नहीं रहेगा। क्योंकि जानवर को भी 2 का टाइम का खाना नसीब हो जाता है। गली के जो कुत्ते होते हैं ना, उनको भी 2 टाइम का खाना नसीब होता है। और जो लोग बोलते हैं कि मैं पापी पेट के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे उनके लिए बड़ी दया आती है। बड़ा बड़ा मतलब क्या करूँ इनको समझाने के लिए कि भैया हम 2 टाइम खाने के लिए पैदा नहीं हुए। हम इस सृष्टि को और बेहतर बनाने के लिए पैदा हुए हैं। हम अपने इस जीवन को सार्थक करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए पैदा हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ वी आर ह्यूमन। हमने पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, वो हम ही ने तो बनाए। पहाड़ के ऊपर हम ट्रक लेके चढ़ जाते हैं। हमने नदियों का रुख मोड़ा है। हमने हमने ओके। पहाड़ों को चीर के रास्ते बनाए हैं, हमने नदियों का रुख मोड़ा है। हम चीते की तरह भाग नहीं सकते। देखो, परमपिता परमेश्वर ने हमें भागने की वो स्पीड नहीं दी जो चीते के पास है। लेकिन हमने क्या किया? हमने बुलेट ट्रेन डिजाइन की, वो हमारे दिमाग से। वो आपके पास है, तभी आप मुझे सुन पा रहे हो, तभी आप मुझे महसूस कर रहे हो, तभी आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो। तभी आप अभी वेटिंग रूम में लगाए खड़े हो के भी नहीं मुझे सुनना है। तो इसका रीजन ये है कि हमारे पास दिमाग है, और दिमाग है तो हम चीते के जैसा भाग नहीं सकते, लेकिन उससे ज्यादा स्पीड से भागने वाली चीज बना सकते हैं। हमने ईगल की तरह मुड़ नहीं सकते। 300 किलोमीटर प्रति घंटा उड़ान होती है ईगल की। हमने जेट प्लेन डिजाइन किया जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर प्रति घंटा सफर करता है। एक सुपरसोनिक प्लेन डिजाइन हुआ, वो 27,000 किलोमीटर की स्पीड है। मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हम पहले माने कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं। आप जो बोलते हो, सोचते हो, वो सही है। कल ही मुझे एक मैसेज आया था छत्तीसगढ़ से, मेरी टीम का, कि सर लगता नहीं है कि टिक पाएंगे। तो मैंने बोला बिल्कुल सही हो। तो बोला सर ऐसा जवाब क्यों देते हो? मैंने बोला हम जो सोचते हैं वो सही होता है। जब आपको फील हो गया कि आप नहीं टिक पाएंगे तो आप नहीं टिक पाएंगे। और क्योंकि बिना आत्मविश्वास, बिना कॉन्फिडेंस, जब मेरे अंदर जो चीज नहीं है, मैं आपको वो ऑरा दे कैसे सकता हूँ? आप जब भी किसी लीडरशिप से बात करते हो, क्यों आपके अंदर एक अलग से एनर्जी आती है? क्योंकि हमारे अंदर जो बिलीफ लेवल है, आप कुछ भी काट के देख लीजिए, आपको 100% मिलेगा, 99 नहीं मिलेगा। ना आत्मविश्वास, ना कॉन्फिडेंस, ना कंपनी के प्रति लगाव, ना अपलाइन के प्रति बिलीफ, ना कंपनी के प्रति बिलीफ। 100% मिलेगा, 99% नहीं होता। और इसलिए कहते हैं ना कि लेडी प्रेग्नेंट होती है या नहीं होती है, कभी आपने डॉक्टर का ये रिपोर्ट नहीं देखा होगा कि भैया आपकी वाइफ जो है वो 90% प्रेग्नेंट है। नहीं होती, या तो होती है या नहीं होती। तो सेम आप एक चीज याद रखना, या तो आपको मोदी केयर के ऊपर आज के बाद भरोसा है या तो नहीं है। और भरोसे के बाद भी बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत एक्शन लेने पड़ते हैं, और भरोसा कायम रखना पड़ता है जब परिस्थिति आपके विपरीत हो। तो मैंने स्टार्ट किया 2009 में डायरेक्ट सेलिंग को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ था। चारों दीवार हमारी मिट्टी की थी, और उसको गज्जरनी ओडी बोलते थे। ओडी का मतलब झोपड़ा होता है गांव के अंदर। गज्जरनी ओडी मतलब हमारे पापा के सरनेम से जाने जाते थे हम, अल्पेश गज्जर हो तो। और छोटा सा गांव था वर्सोला करके, नडियाद के पास में। और मुझे याद है कि टेढ़ी बारिश आती थी ना, तो सुबह में एक आध दीवार गिर जाती थी हमारी मिट्टी की, क्योंकि मिट्टी की दीवार जब टेढ़ी बारिश आती है तो वो गिर जाती है। कीड़ी मकोड़े बाहर आ जाते थे। ज्यादा बारिश होती थी, पानी डायरेक्ट हमारे रूम में गिरता था। एक ही रूम था, शुरू होते ही खत्म था हमारा रूम। मम्मी पापा हमें पलंग के नीचे 3 भाइयों को सुला देते थे, ताकि अगर दीवार गिर जाए ऊपर तो भी हमें, हम तीनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। घर में गेस्ट आते थे, चाय बनाने के लिए पैसे नहीं होते थे, मम्मा हमें भेजती थी कि बेटा जाओ। वो इशारा करती थी, हम 1-2 जगह फिक्स थी कि 20 रुपये दो, 10 रुपये दो, 5 रुपये दो। हम लेके दूध चाय लेके आते थे, और तब गेस्ट के लिए चाय बनती थी।
2 टाइम का फुल खाना हमें कभी भी लाइफ में नसीब नहीं हुआ। हम रोटी के साथ सब्जी, कभी रोटी के साथ शुगर। आज आप जो फ्रैंकी खाते हो, हम उस वक़्त लपेट के खा लिया करते थे शुगर के अंदर। ये 30 साल पहले की, 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 35-40 साल की। और पापा बड़े एम्बिशियस थे, इंग्लिश मीडियम में रखा था और इंग्लिश समझ में नहीं आता था, ना कोई गाँव में बोलता था, ना हमारा कोई ऐसा बैकग्राउंड था। तो ऊपर चढ़ता गया, ऊपर चढ़ता गया, ऊपर चढ़ता गया, ऊपर चढ़ता गया, ऊपर चढ़ता गया और 10th आया और 10th में आगे वाला स्टूडेंट अच्छा था। मतलब ऐसा एक भी साल नहीं था कि फीस के लिए यहाँ पे खड़ा ना रखा गया हो हम तीनों भाइयों को। हम फीस के लिए क्लास से बाहर निकाले जाते थे। कभी भी हमने टाइम पे फीस नहीं भरी। पापा को हमने हमेशा कर्जे में ही देखा अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि वो हमें कुछ बड़ा बनाना चाहते थे, तो पैसे नहीं होते हुए भी वो हमारे पीछे बहुत पैसा खर्च करने का ट्राई करते थे। मतलब जिसे बोलते हैं हम कैपेसिटी के बाहर या हैसियत औकात से बाहर। एनीवे पढ़ाई में कभी मन लगा ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम था, समझ में नहीं आया। 10th में आगे स्टूडेंट अच्छा था, पास हुआ। अगर 12th की बात करें तो मैं पास नहीं हो पाया। मेरे 12th में 4 ट्रायल है, मैं 2-2 सब्जेक्ट करके मैंने 4 बार क्लियर किया और मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। मुझे उस बात का ज़रूर दुःख रहेगा और जब भी मौका मिलेगा मैं पढ़ाई पढ़ाई ज़रूर करना चाहूँगा। पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई डिसिप्लिन देता है, पढ़ाई विज़न देता है, लेकिन पढ़ाई-लिखाई के बाद अगर तेरे पास बड़ी सोच नहीं है ना, तो उस डिग्री को आग लगा देनी चाहिए। उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंसान की एमआरपी उसकी पढ़ाई होती है, उसका बैकग्राउंड, उसके माँ-बाप होते हैं, उसकी कास्ट होती है, वो गाँव से है, शहर से होता है, महिला है, मर्द है, उससे इंसान की एमआरपी नहीं बनती। इंसान की एमआरपी सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी सोच से बनती है और तेरी सोच जितनी बड़ी होगी ना, तेरी जीत उतनी बड़ी होगी। ये मेरा 100% दावा है। ये आई एम श्योर कि अगर सोच बड़ी है, कि आज भी जब हम इनकम बोलते हैं कि मेरी 12-13 लाख लॉकडाउन पीरियड के अंदर है या 15 लाख महीने का कमाता हूँ, तब भी बाजू वाले को मार के हम बोलते हैं कि अपने को तो 1 लाख आ जाए तो बहुत है। छोटी सोच और पाँव की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए सबसे पहला उसको बड़ा करना होगा, आपको बिलीव करना होगा। जब इतने सारे लोग ले रहे हैं, देखो हवाई जहाज जब राइट ब्रदर्स ने बनाया ना, तो पूरे विश्व में कहीं हवाई जहाज नहीं था। उसको एक पंछी को उड़ते हुए देख के उसको लगा कि यार अगर ये उड़ सकता है तो हम भी उड़ने चाहिए और फिर उसने बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट किया। जब बिजली नहीं थी, सूरज को देख के भी दिन में रात होती और दिन में उजाला होता है तो रात को भी उजाला होना चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन, उसने ये सोचा कि रात को उजाला करने के लिए मैं बल्ब की खोज करूं। ऐसी कुछ लाइट बल्ब नहीं, नाम भी नहीं पता था उसको क्या नाम दिया जाएगा, लेकिन रात को उजाला करूं, ये सोचा उसने। जब रात को उजाला करने के लिए कोई वेपर, कोई हथियार, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई यंत्र बना हुआ नहीं था। आप सोचिए, जब कुछ नहीं था तब इन लोगों ने बना दिया, तो हम तो इतने सारे लोग मोदी केयर के अंदर इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, फिर तो क्यों नहीं कर सकता मेरे भाई? अगर फिर भी तो नहीं कर सकता, जब भी मतलब एक पहाड़ के ऊपर आपको 500 लोग चढ़े हुए दिखते हैं, उसके बावजूद भी आप सोच रहे हो मैं चढ़ पाऊंगा कि नहीं, मैं चढ़ पाऊंगा कि नहीं। तो फिर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमें चेक करवाना चाहिए कि हमारी नस्ल में कौन सा खून बह रहा है और क्यों बह रहा है। हम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर पहाड़ की चढ़ाई है तो पैरों में दर्द होगा, पहाड़ की चढ़ाई है तो पसीना तो बहेगा। लेकिन अगर हम डेडिकेट है, कमिटेड है, हमें करना ही है। देखो, या तो 60 साल तक काम कर लो, फिर धीरे 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 सर्वाइव होने के लिए। पता है, शेर 2 प्रकार के होते हैं। एक जंगल का शेर होता है, एक सर्कस का शेर होता है। अभी हम लोग थाईलैंड गए थे लास्ट में। थाईलैंड के अंदर मुझे तब दुख हुआ जब टाइगर को बुलाया गया और 9 टाइगर थे हमारे सामने, बोले कि जय जय करो, हाथ जोड़ के खड़े रहे। आप सोचिए, जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी, जिसको एक इंसान चाबुक लेके लाइन में खड़ा कर दिया 9 को और फिर बोला कि आप जय जय करो। मतलब आप सोचिए, आपको ताजुब नहीं लगता? तो पावरफुल तो हम हुए ना दिमाग से, शरीर की ताकत भले उसको दी हो। और हाँ, ये बात जरूर है कि जंगल के शेर को आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जंगल के शेर की लाइफ में आपको बताना चाहूंगा और सर्कस के शेर की। सर्कस के शेर को मटन पीसीस मिल जाते हैं मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट को रहने का। उसको बारिश में जगह नहीं ढूंढनी पड़ती कि बारिश में पानी भर गया तो उसको जगह रात को बदलनी नहीं पड़ती, क्योंकि उसको सेफ रखते हैं, उसकी केयर ली जाती है। तो सर्कस के शेर को खाना टाइम पे मिलता है, क्या जंगल के शेर को मिलता है? नहीं मिलता। रहना, जंगल के शेर को मुझे लगता है कि कभी भी कहीं भी सोना पड़ता होगा।
कई दिन भूखे रहने पड़ते होंगे, 2-2 3-3 दिन बिना शिकार के वो लोग जी लेते हैं, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता, कोई शिकार दिखता नहीं है, वो कैसे मारेंगे उसको। लेकिन सर्कस के शेर को ये कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि कौन सर्कस का शेर बनना चाहेगा, इस मीटिंग के अंदर 1000 लोग हैं, कोई बनना कोई चाहेगा? सर कोई कोई नहीं। नहीं, कोई नहीं बनना चाहेगा। यहाँ सारे शेर है। यहाँ सारे शेर और जंगल के शेर हैं। लेकिन आप अभी ये 1000 लोगों में जॉब कितने लोग कर रहे हैं पूछूंगा ना, तो आप समझ लीजिए हम सर्कस के शेर। देखो इट्स अ फैक्ट, क्योंकि हम रिस्क लेना नहीं चाहते। जॉब छोड़ूंगा तो घर का क्या होगा, उसका क्या होगा, आपका रहने का ठिकाना ठीक नहीं रहेगा, खाने का ठिकाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आप जंगल में चले गए। लेकिन जंगल में जो आ जाते हैं ना और अपने आप को प्रूव कर देते हैं, भले ही 4 दिन भूखा रहना पड़े, लेकिन ठोक बजा के यार ऐसी लाइफ बना के जाओ ना कि पैसे के लिए तो हमारी आने वाली 7 पीढ़ी को काम ना करना पड़े, वरना इस जन्म का मतलब क्या। और पैसा ही हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझे पूछो तो आज मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, डेफिनेटली मैं नहीं करता। मुझे कोई बुरी आदत नहीं है कि मुझे ये 10-15 लाख रुपए कम पड़ जाएंगे, इट्स मोर देन इनफ। मुझे लगता है कि ये मेरी जरूरत से ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ, हम बातें भले ही करोड़ों की करें, लेकिन मैं ये यकीनन कहता हूँ कि पैसा मेरा लक्ष्य नहीं है लाइफ का। और भी बहुत कुछ करना है मुझे इस सृष्टि के लिए, इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए, इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, कमजोर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए। और वो इसलिए करना है मुझे अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि अगर परमपिता परमेश्वर ने मुझे खास बनाया है तो मुझे खास चीजें ही सोचनी चाहिए। बाकी जो लोग करप्शन के अंदर 10,000 करोड़ भी कमाते हैं ना, उनकी 2 रोटी ही खा पाते हो, और मैं भी 2 रोटी खाता हूँ। और ऐसा नहीं होता कि मेरा आज 15 लाख रुपया इनकम है और कल 1.5 करोड़ हो गया तो मैं सोने की बॉर्डर लगा के रोटी खाऊंगा, ऐसा नहीं होता। रोटी वही खाऊंगा। गेहूं चाहे शायद सबसे महंगे यूज करूं, लेकिन 15 लाख में सबसे महंगे यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो आप अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कीजिए। मैंने बहुत चैलेंजेस देखे लाइफ में। जब मैं फेल हुआ तो फिर मैंने आईटीआई किया। आईटीआई 2 साल मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स किया। मैं आप सभी लोग जो नए हैं मोदी केयर के अंदर, आपको बताना चाहूंगा, हम लोग आते ही 6 महीने 1 साल के अंदर हमें पैसा चाहिए। भैया किसी भी लाइन में जब तक आपको महारत हासिल नहीं होती, आपको कभी भी उसका उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता। ये तो आप मानते हो कि नहीं? किसी भी धंधे के अंदर आपको जब तक महारत हासिल नहीं होती, आपको कभी भी उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता। ये आपको मानना पड़ेगा। तो मुझे ये उस दिन पता चला, क्योंकि मेरा ट्रेड था, मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैंने एक बार टीवी रेडियो भी हम लोग रिपेयर करते थे, और फिर पीसीओ मशीन की कंपनी में मैं लगा था आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स करने के बाद। लेकिन मेरे बाजू में जो ट्रेड मतलब जो क्लास बोलते हैं हम लोग, वो क्लास, जो कोचिंग क्लासेस थे मेरे आईटीआई के बाजू, मेरे बाजू वाले, वो एक था प्लम्बर और एक था वायरमैन। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ पता है? एक वायरमैन और प्लम्बर बनने के लिए 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं दोबारा बोलता हूँ, आप भूल मत जाना, वायरमैन और प्लम्बर जो आपके घर में नल फिट करने आता है, उसके लिए थियरिकल 2 साल पढ़ाई। और जो आपके घर में इलेक्ट्रिशियन आता है, उसके लिए थियरिकल 2 साल की पढ़ाई, और 2 साल अप्रेंटिस होता है। और ये 4 साल के बाद ये लोग 25 से 50,000 रुपए डिजर्व करते हैं। 25,000 कमाने के लिए 4 साल सीखना पड़ता है। तो मोदी केयर में मेरे भाई तू 15 लाख कमाने आया है, तो तू कैसे सोच लेता है कि फटफट तू आएगा, जोड़ लिया, समझ में आ गया, इसको नीचे रखना है, इसको नीचे रखना है। ये रखना मैथमेटिक्स है, ये रखना स्ट्रक्चर है, ये पे आउट ये मैथमेटिक्स है, ये बैलेंस शीट है। बिजनेस लोग है। और जब तक आप लोगों को हैंडल करना नहीं जानते, लीडरशिप नहीं जानते, लोगों की टेक केयर करना नहीं जानते, आप इनर से, अगर हमारी ब्यूटी जितनी, हम अंदर से जितने ब्यूटीफुल होंगे, उस बिजनेस में हमारे सफलता की चांसेस 10 गुना बढ़ जाएंगे। हम मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि बार बार ये बिजनेस आपको फील कराएगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। उस वक्त उसी आत्मविश्वास के साथ आप फील्ड में जाओगे, तब जाके आप सफल होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लम्बर वायरमैन के लिए अगर 4 साल की पढ़ाई है ना मेरे दोस्त, तो 15-20 हजार कमाने के लिए 4 साल की पढ़ाई है। ग्रेजुएट होने के बाद भी मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं सुना कि मैं 5 लाख रुपया महीने की जॉब ढूंढ रहा हूँ। ग्रेजुएट होने के बाद उसकी एमआरपी छाप दी जाती है कि 20-25 हजार की नौकरी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और आदमी 3 साल, मतलब 12 तक 12 साल और 3 साल ग्रेजुएशन, उसके बाद वो 15-20-25 हजार की जॉब ढूंढता है।
तो भैया ये बड़ा धंधा है, बड़ी तरह से सोचो, अपने आप को समर्पित करो, सीखो। और सीखो मतलब अच्छा नहीं लगता तो भी सीखो। जिंदगी में ऐसे बहुत काम हमने किए हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते। वो 2 साल की पढ़ाई के बाद मैंने 1 साल जॉब की। बहुत लंबी कहानी है इन सब चीज़ों में, बहुत पेनफुल स्टोरी है। जॉब भी क्यों की, मम्मा ने क्या किया, क्या कहा, जब गरीबी होती है ना तो सारे रिलेशन वैसे ही खत्म हो जाते हैं, मैं आपको बता दूँ। लेकिन एनीवे उस बात को हम जाने देते हैं। अ, कहीं से 75,000 रुपए उधार लेके मैंने टेलीकॉम का बिज़नेस चालू किया, पीसीओ मशीन पे फ़ोन्स नडियाद से। और नडियाद से फिर मैं बड़ौदा आया। हमने हर जगह अपना बिज़नेस को फैलाना स्टार्ट किया, होलसेल स्टार्ट किया। जब मैं काम कर रहा था ना जॉब में, तो काम करना एक आदत होती है और काम नहीं करना भी एक आदत होती है। तो अम, एक तो बड़ी आदत होती है, काम करना भी एक आदत होती है, काम नहीं करना भी एक आदत होती है। तो सिंपली मुझे जो है ना जॉब जब मैं कर रहा था, तो मैंने जॉब के अंदर आप मानोगे कोई 16-18 घंटा काम करता है? नहीं करता, मैंने किया था। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की चीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की चीज़ नहीं है। मैंने कभी अपनी जॉब में ये नहीं कहा कि ये मेरा काम नहीं है भैया, ये तेरा कलीग को बोला कि ये तेरा काम है। उसका भी मैं कर लेता था, प्यून का भी मैं कर लेता था, अकाउंटेंट का भी मैं कर लेता था, मैनेजर का भी मैं काम कर लेता था। मुझे जितना काम मिलता था। अब हुआ क्या कि जब मुझे जॉब के अंदर 1 साल हुआ तो मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया। अगर आज मुझे पूछता है कि आप इतने शॉर्ट टाइम में इतने सारे पैसे कैसे कमाते हो? जब एक आप बंदा ईमानदारी से जब 5 घंटे काम करता है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जो मोदी केयर में हार्ड वर्क कर माने जाते हैं, 5 घंटे काम करते हैं, आप देख लेना पूरे दिन में, ईमानदारी से 5 घंटे। तब मैं 15 घंटे ईमानदारी से काम करता हूँ। जब मैं 3 गुना काम करूँगा, तो 3 गुना रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? कल मुझे किसी ने पूछा कि मेरा 1 लाख का चेक है सर, मुझे 5 लाख करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, जिस तरह से 1 लाख आ रहे हैं, उन सारे एक्शन को 5 गुना बढ़ा दो। यानी डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले तेरी टीम में अभी 100 है तो 500 कर दो। तू अगर रोज की 1 ज़ूम मीटिंग लेता है तो 5 कर दे। तू अगर रोज का 1 आदमी को जॉइन करता है तो तू 5 को जॉइन करना स्टार्ट कर। हर चीज़ 5 गुना कर दो, तो इनकम भी 5 गुना हो जाएगी। अगर आप दिन के 3 घंटे काम करते हो ईमानदारी से, तो फिर 15 घंटे काम कर दो। दिस इज़ द फास्टेस्ट वे कि आप मल्टीप्लिकेशन कर दो उन सारी चीज़ों को जिससे आपको रेवेन्यू आती है। फिर मैंने जॉब छोड़ी, बिज़नेस किया। बिज़नेस में मैं सफल हुआ क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत थी। इससे मुझे फेलियर नहीं मिला। मुझे लाइफ में शेयर मार्केट के अलावा कभी भी कहीं भी फेलियर नहीं मिला। और शेयर मार्केट आप जानते हो कि वहाँ एग्रेशन नहीं चलता, वहाँ पेशेंस चलता है और हम बड़े एग्रेसिव बनते हैं। हुआ ये कि 14 साल मैंने टेलीकॉम, आप पीसीओ मशीन पे फ़ोन जानते होंगे। मैंने 14 साल किया और 14 इयर्स के बाद पता चला कि अब मोबाइल आ गए और लोगों ने पीसीओ पे जाना बंद कर दिया। मेरा बिज़नेस जो साल का 7-8 करोड़ का था, 20-25 आदमी काम करते थे, वो बिज़नेस कोलैप्स होके रातों रात 75 लाख पे आ गया। साल का 75 लाख, 7-8 करोड़ की जगह। तो मुझे समझ में आ गया कि अगले अगले साल तो मैं लोगों को पे आउट भी नहीं, मतलब सैलरी भी नहीं दे पाऊँगा अपने बंदों को। बड़ा फ्रस्ट्रेट था, कुछ नया करने का ट्राई किया, लेकिन कहते हैं ना कि काम करना एक आदत हुई, ये काम नहीं करना भी एक आदत होती है और मैं काम नहीं करने की आदत में फँस गया था। जब मैंने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया, एस्टेब्लिश किया, बिज़नेस को एस्टेब्लिश किया, जॉब की, तो पहले 3-4 साल तो ज़बरदस्त काम किया, लेकिन जब आदमी रखने लगा मैं जॉब पे, तो मैं पानी का ग्लास भी डोरबेल बजा के मँगवाता था कि चाचा पानी लेके आओ। आप सोचिए, जो आदमी खुद का पानी का ग्लास नहीं उठाता, वो फिर एक फेलियर से वापस खड़ा उठ के ज़ीरो से बिज़नेस स्टार्ट करने की बारी आए, वो कैसे कर पाएगा? और आदमी आपको कभी बिज़नेस नया खड़ा करके नहीं देते, वो आप इंस्ट्रक्शन देते हो वैसा काम करते हैं। तो मैंने 1-2 बिज़नेस छोटे-मोटे ट्राई किए, वेइंग स्केल के, सिक्योरिटी कैमरा के, जब मुझे लगा कि आने वाले टाइम का बिज़नेस है, 2006 से 7-8 की बात है। तो मैं फेल गया और उसके बाद में क्योंकि हमने तुरंत खोल के ही बंद कर दिया कि नहीं करना है इसे। किसी ने शेयर मार्केट बताया, शेयर मार्केट में बड़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन 1 साल में मैंने 1.5 करोड़ का नुकसान कर दिया। कैपिटल तो गई, टोटल तो 2 करोड़ के आस-पास का मेरा नुकसान होगा, लेकिन बैंक से मैंने जो पैसे लिए थे वो 1 करोड़ 36 लाख 25 हज़ार थे। 14 बैंकों ने समन, नोटिस, वारंट, नॉन अवेलेबल वारंट स्टार्ट। मेरे पास प्रॉपर्टी जो थी, मैंने घर लिया था, गाड़ी ली थी, ऑफिस ली थी, सब कुछ था, लेकिन वो 50-60 लाख का था, उसके सामने कर्जा 1.5 करोड़ का। तो ये पॉसिबल नहीं था कि मैं बाहर निकल पाऊँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी जो उस वक़्त परिस्थिति थी, बैकग्राउंड था या एजुकेशन था, उसके हिसाब से
दुनिया में अगर 100 लोगों को ये चैलेंजेस दी जाती है तो 99 डेफिनेटली मर जाएंगे। अगर 1000 को दी जाती है तो 998 1000 में 2 लोग सर्वाइव करेंगे और 998 मरना पसंद करेंगे। उस परिस्थिति में मैं आ चुका था, लेकिन मेरा बेटा 2 साल का था, वाइफ थी, मेरे माँ-बाप है, हम 3 भाई हैं जिसमें सबसे छोटा भाई मैं हूँ और बाय ग्रेस ऑफ गॉड उनकी सेवा करने का मौका हमेशा मुझे ही प्राप्त हुआ और मैं चाहता था कि वो मुझे ही प्राप्त हो और इन लोगों को देख के मुझे लगा कि नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों ने बोला कि इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दो। यहाँ आती है नीति की बात, आपका इंटेंस क्या है? तो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करूँगा तो मुझे कोई कर्जे वाले माँगने नहीं आएँगे, घर पे मैं हाथ ऊपर कर सकता हूँ, घर-गाड़ी छोड़ दूँगा, फिर नई दुनिया स्टार्ट करूँगा। लेकिन मैंने उनको मना किया कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ और मेरी साँस चल रही है तो मुझे पैसे लौटाने हैं। देखो, जब जान है तो जहान है और जहाँ नियत होती है ना, वहाँ परमपिता परमेश्वर भी आपको साथ देता है। तो क्योंकि मैं मैदान छोड़ के भागा नहीं, मैंने इंटेंस रखा कि नहीं, बैंक ने जो मुझे पैसे दिए हैं, किसी बुजुर्ग की एफडी होगी, बुढ़ापे का सहारा होगा, किसी की बेटी की शादी के लिए उसने एफडी की होगी, वो पैसे एक बिजनेसमैन को दिए जाते हैं कि भैया आप लोग बिजनेस को ग्रो करके इनको हम इंटरेस्ट दें और आप अपना काम निकालो। बजाय मैंने शेयर मार्केट में पैसे लौटा दिए, तो मुझे लगा कि अब मुझे इनको लौटाने चाहिए। लौटाने की नीयत की वजह से बहुत सारे ऑप्शंस ढूँढे, कहीं नहीं मिल रहा था। देखो, 12वीं कक्षा चार्ट ट्रायल है, 1.5 करोड़ आसानी से थोड़ी आते हैं। कैपिटल भी नहीं थी मेरे पास। उस वक़्त मेरा एक दोस्त था जो जो मुझे टाई पहन के आता था और मुझे एमएलएम से सख्त नफ़रत थी। वो 2005 से फ़ॉलो अप ले रहा था। हम जब 2008 के एंड में जब गए बॉम्बे, तब एक बुज़ुर्ग थे, बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट से ही थे आपके, और उसने मुझे पौने 2 करोड़ की इनकम का टीडीएस दिखाया था। मैंने इनकम टैक्स में वेरिफिकेशन करवाया मेरे सीए के थ्रू। मुझे लगा कि यार, ये धंधा में लोग झूठ नहीं बोलते, पैसा आता है। देखो, आप मेरे लिए ये बोल सकते हो कि ये शायद झूठ बोल रहा है, इतने पैसे नहीं आते। तो आपके पास तरीका है, आप मेरा बैंक स्टेटमेंट मंगवा लो, आपको मिल जाएगा। आप इनकम टैक्स में वेरिफिकेशन करवा लो, मेरा 26 ईयर्स आता है। लास्ट लास्ट साल 3 साल से मैं 1.5 करोड़ रुपए ले रहा हूँ, साल के 1.5 करोड़। तो सिंपल सी बात है कि आप चेक करवा सकते हो, लेकिन आप ये वहाँ बैठे नहीं बोल सकते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप वेरीफाई कर सकते हो, तो मैंने वेरीफाई करवाया। मैंने वेरीफाई करवाया और कॉपी सच निकली। फिर धंधा मैंने अब पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरा जब वो स्टार्टिंग फेज़ था, तब क्या सोच आती है, तब मेरी क्या परिस्थिति थी, तब मैंने क्या किया। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, कार भी मैंने घर पे, मेरे पास एक स्विफ्ट कार थी अपने बिज़नेस से, मैंने उसको नीचे रख दिया था, उसके ऊपर कवर लगा दिया था और मैं बस में, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में और ट्रेन में मुसाफरी करता था। मुझे भूख लगती थी ना, गीता मंदिर अहमदाबाद में ₹80 की थाली का बोर्ड लगा हुआ रहता था। मैं वहाँ ₹10 के चने खा के पानी का पेट भर लेता था, पानी पी लेता था और पानी मिनरल वाटर नहीं, वो नल वाला पानी मैं पी लेता था। जब मैं बड़ौदा स्टेशन पे उतर रहा था रात को 2-2 3-3 बजे, तो चलते हुए घर पे आता था, मुझे ऑटो के पैसे बच जाए, 1.5 गुना ऑटो का, रिक्शा का रात को भाड़ा होता है या डबल लेते हो। तो मैंने क्यों क्यों जेब में पैसे होते थे 100-200 रुपए, लेकिन वो 100-200 से कल दूसरी और सिटी में मुझे जाना है। सुपर फास्ट अहमदाबाद जाती थी, मेमू ट्रेन जाती थी। मेमू 1 घंटे के बाद उसमें खड़ा रहता था क्योंकि मेमू में ₹13 टिकट थी और सुपर फास्ट में 35-40 रुपए टिकट थी। वो पैसे मैं बचाता था। देखो, मैं इसीलिए पहले ही एक शब्द बोला था, जिसको करना होता है वो किसी भी हाल में करके चला जाता है और नहीं करना होता है ना, उसको आप कितना भी कर लो, साला वो बहाना गुलाटी मार के वो बाहर निकल ही जाएगा। प्रोडक्ट नहीं मिली, अपलाइन ने फ़ोन नहीं उठाया, कंपनी वैसे ही, मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया, उसने वो किया। उसके पास हज़ारों बहाने होते हैं निकलने के लिए। तो ये गुलाटबाज़ों से मैं बड़ी नफ़रत करता हूँ और मैं बड़ा दूर भी रहता हूँ। मैं 2-3, कहते हैं ना कि 2-3 गेंद डालते हैं तो बैट्समैन का पता चल जाता है या बैट्समैन को बॉलर का पता चल जाता है ये कौन सी स्विंग करता है। तो मुझे भी 2-3 बार जब किसी के साथ बात होती है ना, तो समझ में आ जाता है कि अब इसको क्या करना चाहिए। तो मैं ज़्यादा मेहनत नहीं लगाता ऐसे गुलाटी बाजों के पीछे, क्योंकि वो, अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो हमें फिर ड्राइवर कहाँ मिलेंगे, अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो हमें प्यून कहाँ मिलेंगे, अगर ऐसे लोग नहीं होंगे तो आपका बाल कौन काटेगा? मतलब बाकी के सारे काम भी तो हमें करवाने हैं लोगों से। अगर सारे लोग करोड़पति बन जाएँगे तो भी तो प्रॉब्लम है, आपको नहीं लगता? तो करोड़पति वही बनना चाहिए जो डिजर्व करता है। साला किसी को भी करोड़पति बना दिया तो प्रॉब्लम है। तो जिसके पास एटीट्यूड है, ईमानदारी है, कमिटमेंट है, हार्ड वर्क है ना? जो जो हर चीज़ में सिद्धांतवादी है, ऐसे लोगों को करोड़पति बनना चाहिए ताकि देश साफ-सुथरा और अच्छा बना रहे। तो उस कंपनी के अंदर रवि सर और हम साथ में थे और मुझे याद है कि 3 साल, साढ़े 3 साल मैंने काम किया। लेकिन पहले 7 महीने के बाद मेरे मैनेजर, जो ऑफिस में मेरा कॉइन बॉक्स का रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तो वहाँ कुछ कैश आती थी। तो मुझे बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए कभी 5 लोगों को लेके जाना पड़े, तो मैं गाड़ी निकालता था कि अहमदाबाद जाना है। फिर मैं उसको
हिसाब 2,000 रुपये विड्रॉल लेता था मेरी ऑफिस से, मेरी कैश पेटी में से 2,000 रुपये विड्रॉल लिए और बताता था कि भैया 1,000 रुपये पेट्रोल का हुआ, 500 रुपये हमने 100 रुपये वाली टिकट की वो ली, 5 लोगों को लेके गया था और 300 रुपये का नाश्ता किया और ये 200 रुपये वापिस पकड़ो। तो मैनेजर टैली में डालता था उसको। उसने मुझे 7 महीने के बाद बोला कि सर आपको पता है कि आपने कितने पैसे खर्च किए ये बिजनेस के पीछे जो आपने नया चालू किया है मेंबर बनाने का, क्योंकि वो नहीं कर रहा था, उसको भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने बोला नहीं पता। तो बोला आपने अब तक 2,75,000 खर्चा कर दिया। तो मैंने बोला सो व्हाट, तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तो बोले सर आपका इनकम पता है कितना हुआ 7 महीने में? मैंने बोला नहीं। तो बोले 2.25 लाख रुपए। उसने 2 प्रिंट आउट निकाल के बताई। मैंने बोला भैया मैं जिस किसी भी परिस्थिति में हूँ फिर भी तू मेरे वहां जॉब कर रहा है ना, इसलिए तो जॉब कर रहा है क्योंकि तेरा दिमाग वहां तक नहीं पहुंचेगा जहां मेरा पहुंचेगा। देखो, दूर के फायदे के लिए नजदीकी नुकसान कभी नहीं पहुंचाना चाहिए। दूर के फायदे के लिए नजदीकी नुकसान बेयर करना चाहिए और नजदीक के फायदे के लिए दूर का नुकसान कभी भी नामंजूर कर देना चाहिए। तो लोगों को आज अगर आप नेटवर्क में आए हो तो आपको दूर का सोचना पड़ेगा। आपको आज जो डेमो कर रहे हो, आज जो प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आज जो मीटिंग अटेंड कर रहे हो, वो इसलिए नहीं कर रहे हो कि आपका ये मई महीने में आपका क्या चेक बनेगा। आप वो इसलिए अटेंड कर रहे हो कि 3 साल के बाद आपकी लाइफ में क्या होने वाला। आज का डेमो देखो, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि तू अपने आप को चेक कर कि आज तूने क्या किया। अगर आज तूने अपने आज को न्याय नहीं दिया, आज तूने वर्किंग आवर्स को जस्टिफाई नहीं किया, तो तुझे कोई अधिकार नहीं है 3 साल के बाद का कोई भी लक्ष्य लिखने का। क्योंकि आज नहीं किया ना, 3 साल के बाद भी कुछ नहीं होगा और 30 साल के बाद भी नहीं होगा। 3 साल तो बहुत दूर की बात है। तो फिर मैंने उस कंपनी में काम स्टार्ट किया। बड़ी स्ट्रगल हुई। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं एक करके गोल्ड बेच रहा था। एक मीटिंग में जाना था, अंगूठी बेच दी। एक मीटिंग में जाना था, ये अंगूठी बेच दी। बच्चे की फीस भरनी थी, मैंने कड़ा बेच दिया गोल्ड का। मुझे याद है एक दिन ऐसा भी आया कि हमें मंगलसूत्र भी बेचना पड़ा था। आप समझते हो वो आखिरी गहना होता है घर का जब बिकता है। पता है क्यों बेचा था? क्योंकि कॉन्फिडेंस 99% नहीं था, कॉन्फिडेंस 100% था कि पैसा जरूर आए। और अगर ये आपके अंदर है ना, तभी आप जीत पाओगे। अगर आप नहीं जीत पाओगे तो कॉन्फिडेंस की वजह से मुझे देखो, कोई भी मेरी वाइफ भी ये नहीं चाहेगी कि उसका मंगलसूत्र बिके। तब मैंने उनको बोला था कि मैं 5 किलो सोना ला के दूंगा। तो हो सकता है वो अंदर से हंसती भी हो, लेकिन मुझे पता था कि मैं 5 किलो सोना ला के दूंगा। मुझे इस बिजनेस की थीम, ये कैसे चलता है, ये पहले धीरे चलता है, ये पहले नहीं चलता है, सब समझ में आ गया। बस ये है कि मुझे अपना कॉन्फिडेंस का लेवल कभी भी 99% नहीं लाना है। मेरा जुनून और मेरी एक्शन दो कभी स्टॉप नहीं होने चाहिए। मेरा जुनून और मेरी एक्शन दो कभी स्टॉप नहीं होने चाहिए। बाकी तो गलतियां होती रहेगी, टीम टूटती रहेगी, टीम बनती रहेगी, लोग मना करते रहेंगे, लोग हाँ बोलते रहेंगे, है ना। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं है, 50 प्रॉब्लम आएगी लाइफ में। देखो, समस्या नहीं है, समस्या को समस्या समझना ये बड़ी समस्या। दोबारा बोलो, बहुत जल्दी बोल गया हो तो। समस्या नहीं है, समस्या को समस्या समझना ये बहुत बड़ी समस्या है। यस सर। तो जो है उस कंपनी में हमारा, मुझे लगता है 19 महीने के बाद मेरा 5 लाख रुपए आना स्टार्ट हो गया। लोग मुझे पूछने आते थे कंपनी के मालिक के आपके पहचान वाले हैं, लेकिन मैं जो है ना इसका तरीका समझ गया था, इस बिजनेस का तरीका आज भी समझ गया हूँ। मैं इसमें हीरो बनने का ट्राई कभी नहीं करता, कभी भी नहीं करता। मुझे हीरो बनने में आया भी नहीं हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है लाइफ के अंदर कि भैया मुझे पैसे चाहिए और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको न्याय से पैसे मिलने चाहिए। उसमें भी उन लोगों को पैसे मिलने चाहिए जो ईमानदार है और काम कर रहे हैं। बाकी को तो नहीं मिलेगा तो मुझे दया भी नहीं आती। मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा, आप सब यू कैन कंसिडर थोड़ा हिटलर टाइप हुई इस मामले में। गलत के साथ गलत होना और सही के साथ सही होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर, अदरवाइज इस दुनिया में बैलेंस नहीं बना रहेगा। तो एनीवे, मेरी लाइफ वहां से आगे बढ़ी और मैं पैसे कमाने लगा। मेरे मैनेजर को मैंने बुलवाया फिर दोबारा 19 महीने के बाद कि अब निकालो ना टैली में से प्रिंट आउट। तो बोले सर क्योंकि तब भी मेरा खर्चा उतना ही था। पहले भी मेरा खर्चा महीने का 30,000 था, 19 महीने के बाद भी 30,000 ही था, लेकिन इनकम 5 लाख की। क्या बात। मैं आपको बता दूं, आज भी मेरा खर्चा 30,000 ही है, लेकिन इनकम जो है वो 15 लाख है। तो सिर्फ
आप बात को समझिए। अगर आप पहले ये सोच के डर जाओगे कि मेरा आया 2000, मैंने खर्चा किया 5000, तो भैया तू अगर दुकान लगाएगा तो तू क्या 15-20 लाख नहीं लगाएगा? तो पहले ही महीने सोचना मेरा गया 20 लाख और आया कुछ नहीं। तब तो हम नहीं सोचते, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल मेंटालिटी है कि अगर भैया 1 लाख कमाने हैं तो 1 करोड़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे या 50 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये हमारा माइंडसेट है। और इसीलिए आज अल्पेश गजर आपको राज नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ऐसी बातें कर रहा है कि तुझे कुछ नहीं लगाना और तू महीने का 15 लाख कमाएगा। कैसे हमारा बॉडी एक्सेप्ट करेगा? सही चीजों को कभी भी पहले एक्सेप्ट नहीं किया हमारी दुनिया के अंदर। जब कंप्यूटर आए थे, सरकारी बाबों ने हड़ताल कर दी थी कि कंप्यूटर हमारी नौकरी खा जाएगा। आज एक भी टेबल नहीं है जो कंप्यूटर के बिना चले। जब अहमदाबाद में एक जयशंकर सुंदरी हॉल है, नगर पालिका का, मतलब महानगर पालिका का हॉल ऑडिटोरियम, और बहुत खूबसूरत हॉल है, जयशंकर सुंदरी नाम है। अब ये जयशंकर जो है ना, वो आदमी था और वो सुंदरी बनता था, और उसके नाम पे हॉल इसलिए बनाया गया कि पूरे इंडिया के लोग उसके ऊपर फिदा थे। जब वो फीमेल कैरेक्टर करता था तो लोग उससे शादी बनाना चाहते, वो इतना खूबसूरत लगता था, इसलिए उसको जयशंकर सुंदरी बोलते थे। अब उसको सुंदरी क्यों बनना पड़ता था? क्योंकि तब सुंदरियां आ नहीं रही थी बिजनेस में, और अगर कोई आ गई तो उसको बॉयकॉट किया जाता था, सोशल से, समाज से नाथ बाहर निकाला जाता था। तो मुझे याद है कि दादा फाल्के साहब, जब जिसने फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी, वो जब फिल्म इंडस्ट्रीज के लिए जाते थे, मतलब शूटिंग करने के लिए जाते थे, उनको पत्थर मार के भगाया जाता था कि बहरूपिया आया, बहू बेटियों को बिगाड़ेगा ये, इसको भगाओ। और लोग उसको पत्थर मार के भगाते थे। आपको पता है आज फिल्म इंडस्ट्री में सबसे सर्वोच्च अवार्ड है, उसका नाम है दादा फाल्के अवार्ड। यस, ये परिवर्तन है। और इसीलिए याद रखिए, आज आपके पड़ोस के, आपके रिलेटिव, आपके घर वाले जो बोलते हैं ना ये धंधा बेकार है, कल वो प्राउड फील करेंगे कि मेरे बेटे का नाम का अवार्ड बिकता है, आपके नाम के अवार्ड दिए जाएंगे, और पूरी दुनिया पागल होगी। और जब पूरी दुनिया बोलेगी ना धंधा यही होता है, तब हम लोग जो है ना दुबई के किसी बीच के ऊपर शायद नारियल या बियर पी रहे होंगे। आप समझ रहे हो बात को? कि अब करो करो, बहुत अच्छा धंधा है, करो करो। हम खुद के आइलैंड के ऊपर बैठे होंगे शायद उस वक्त, खुद का चार्टर प्लेन लेके गए होंगे, और तब पूरा देश मानेगा नहीं धंधा तो डायरेक्ट सेलिंग ही होता है, उसमें भी मोदी कैरी होता है। यस, अभी एजुकेशन आएगा, ग्रेजुएशन आएगा, और जितने भी बच्चे ग्रेजुएट होंगे ना, वो बिहार की या गुजरात की टीम में जुड़ेंगे। आप चिंता मत करो, क्योंकि समझदार बच्चे अच्छी टीम में ही जुड़ते हैं। तो पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन भी आ गया ना, उसके बाद भी डिस्टिंक्शन लाने के बाद भी बंदे हमारे वहां ही आएंगे, आप टेंशन मत कीजिए। बस हम होंगे कहीं आइलैंड के ऊपर, यॉट के ऊपर, कहीं घूम। अब फिर दुनिया में करना क्या है? मलांगी तो मलांग की तरह घूमना है। फिर पैसे है, कार्ड है हमारे पास, बस घूमते रहो, जहां पूरी दुनिया देख लो एक बार। तो जब तक जान है, जहान है, और बहुत कुछ करना है हमें अपनी लाइफ के अंदर। तो फिर ये हुआ कि उस कंपनी के अंदर मेरा 2 आईडी में कैपिंग लगा था, तो मेरा 11 लाख तक चेक पहुंच गया सिर्फ 3 साल के अंदर। बड़ा अजीब सा लग रहा था। उस कंपनी ने फिर चेंजेस लाए, उनकी नीयत नहीं थी, उनके प्रोडक्ट में दम नहीं था, वर्थ वैल्यू नहीं थी। मतलब 1-2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सही काम नहीं कर रहा हूँ। तो हमने उस कंपनी को फिर छोड़ दिया, और उसमें प्रॉब्लम भी आ गई थी साथ साथ में उस कंपनी के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि उस कंपनी में अगर मैं आज होता पहली वाली, तो मेरा इनकम 50 लाख होता। लेकिन आपको पता है मुझे वो 50 लाख नहीं चाहिए, क्योंकि 200 रुपए की पेस्ट बेच के अगर 50 लाख मिलते हैं, तो मेरे लिए 62 रुपए की, 62 रुपीज की पेस्ट बेच के 15 लाख ज्यादा अच्छे। देश को लूट के मैं अमीर बनना नहीं चाहता, देश को निखार के मैं अमीर बनना चाहता हूँ। क्या बात, क्या बात। दैट्स व्हाई अगर मैं वहां होता तो मैं जरूर पैसे ज्यादा कमाता, लेकिन देश को मैंने नुकसान पहुंचाया होता, और मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया कि पैसा फोकस नहीं है, बहुत सारी चीजें फोकस है। लेकिन आप लोग को ये तभी बोलना जब 15 लाख आते हो, उससे पहले मत बोलना। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर ने बोला पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है तो 15 लाख के बाद बोल रहा हूँ, पहले नहीं बोलता था, है ना? तो अकाउंट में पड़े हो तब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके बाद में उस कंपनी को छोड़ा। मैंने सोचा ट्रेडिशनल बिजनेस करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई कंपनी जेन्युइन नहीं है। या तो प्रोडक्ट महंगे बेचती है, लाइक जैसे एमवे हम लोग देखते हैं कि भाई मुझे वो प्रोडक्ट हमारे देश के हिसाब से महंगा लगता है, या तो प्रोडक्ट होते ही नहीं है, या तो घटिया प्रोडक्ट होते हैं, या तो नाकाम के प्रोडक्ट होते हैं, और प्लान में पैसे भरपूर बांटते हैं कि हम सिर्फ मोटिवेशन बेचते हैं और कुछ नहीं बेचते। तो मुझे लगा कि इट्स नॉट जेन्युइन बिजनेस।
तो मैंने ट्रेडिशनल एक नेस्ट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन की और एक दोस्त के साथ मिलके कंटेनर मंगवाया, आरओ वाटर प्योरीफायर और आरओ वाटर प्योरीफायर और इंडक्शन स्टोव का बिजनेस स्टार्ट किया। उसमें भी 50 प्रॉब्लम भैया, वहाँ माल फंसा कस्टम में, तब वेट था, वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी नहीं था, उससे पहले सेल टैक्स था, वेट वालों ने रेड मारी, फिर उधारी का प्रॉब्लम, फिर माल है तो कस्टमर नहीं है, कस्टमर है तो माल नहीं है, फिर चाइना वाले चिंग चिंग बोले कि ये डाई हमने बंद कर दी। तो मैंने बोला यार इससे तो नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा था, यहाँ 20-25 लाख लगाने के बाद भी कुछ दिख नहीं रहा है, वहां साला बिना पैसे लगाए इतने पैसे आए, फिर भी मैं नेगेटिव कैसे हुआ इसके अंदर। फिर हमने कंपनी ढूंढना स्टार्ट की। रवीश जी को पता है कि हम पूरे देश में घूम के आए हैं। यू आर सो लकी कि आपको घर बैठे मोदी केयर मिल गया है और आपने जाने अनजाने में दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी चुना है। जबकि आप मुझे पूछो तो भले ही मैं ग्रेजुएट नहीं हूं, लेकिन मैंने अगर पहली कंपनी में 1.5 करोड़ रुपए कमाए थे 3.5 साल के अंदर, तो 1.5 करोड़ रुपया कमाने वाला ग्रेजुएट तो माना जाता है उस लाइन, है ना? पीएचडी ग्रेजुएट तो था। और ग्रेजुएट बनने के बाद कौन सी कंपनी चुननी चाहिए वो मैं चुनने के लिए निकला और मैंने इस कंपनी को चुना। और 21 अगस्त 2013 मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि मेरे पास मेरी पुरानी सारी टीम ने मुझे सपोर्ट किया। वो शायद उनको मेरे ऊपर भरोसा था या उनको लगा था कि नहीं बंदा जेन्युइन है, इसको इसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। और उनकी भरोसे की वजह से मेरा पहला चेक 21 अगस्त को मैं जुड़ा था, पहले 10 दिन का चेक था मेरा 1,45,000। मेरा दूसरे महीने का चेक था, दूसरा महीने का था 2,65,000। मेरा तीसरे महीने का चेक था 5 लाख रुपया। और वो इसलिए बना क्योंकि वो पुरानी जो डायमंड वाली टीम थी मेरी, जो अगली कंपनी की, वो सारी इसमें आ चुकी थी, एक आदमी को छोड़ के। तो कुछ लोग नहीं आए थे, वो बाद में आ गए, लेकिन आ गए, अब सारे लोग हम साथ में हैं। तो अभी 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 की बात करें तो मैं बड़ी पैसिव इनकम ले रहा हूँ, मुझे पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। और 21 अगस्त के बाद जो हमने सेट किया, 2 साल के अंदर हमारा कुछ ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ था। 2-2.5 लाख रुपए मेरी इनकम थी, मतलब स्टेडी हो गई थी एक जगह पे। और मैं बड़ा बड़ा चिंतित था कि यार इतनी इनकम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करेंगे 2 लाख रुपए लेके। और तब मिस्टर समीर मोदी की एंट्री हुई, उन्होंने चेंजेस लाए। उनके चेंजेस के हम अपोज में थे, लेकिन आपको बता दूं उनका डिसीजन इतना वाइज डिसीजन था कि 2 लाख से 10 लाख में सिर्फ 1 साल में पहुंचा था। तो थैंक्स टू मिस्टर मोदी कि अगर वो चेंजेस नहीं आते तो शायद आज ये 15 लाख की इनकम नहीं होती। और आप सोचिए ना, लॉकडाउन के अंदर कल सीईओ साहब से बात हुई थी तो बोले तेरा एकदम क्लियरली चेक नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 12 लाख के आसपास है तेरा। तो मुझे बड़ा मजा आ गया कि यार 30 दिन घर से बाहर भी नहीं निकलना, टीम भी नहीं निकलना और 12 लाख का चेक, तो मजा आ गया। और आप सोचिए, हाँ खर्चा तो जीरो सर, जूम मीटिंग का 5,000 रुपये दिया है बस। तो इतना मजा आया। तो एनीवे मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप एन ग्राफ समझ के, एन ग्राफ का मतलब होता है कि इनिशियल स्टेज में आप जब बहुत मेहनत करोगे पैसा कम आएगा, ना के बराबर आएगा। तो ये इस बिजनेस की थीम है। अगर आप गेहूं बोते हो ना, चावल बोते हो, तो 3-4 महीने में उग जाते हैं, राइट ना? लेकिन अगर आपने आम का पौधा बोया है तो क्या होगा? 5 साल लग जाएंगे आम आते आते। अब आप गेहूं चावल की दुनिया से आए हो और आपने आम लगाए और 3 महीने के बाद खोद खोद के देख रहे हो उगा नहीं उगा नहीं उगा नहीं उगा नहीं, तो कितना बुरा एटीट्यूड होगा कि भैया इतना भी नॉलेज नहीं तेरे अंदर कि 5 साल के बाद आता है। तो सेम आप जो जॉब से आए हो ना, आप उम्मीद करोगे कि 1 महीना काम करते हैं और फिर पैसा आ जाता है। तो प्लीज, ये आम का पौधा है। और वैसे भी जो शॉर्ट टर्म लोग होते हैं ना, वो जिंदगी में कभी सपने पूरे नहीं कर सकते। यानी कि एक मजदूर होता है ना, वो उसकी दहाड़ी रोज चाहिए उसको। आज खड्डा खोदा, आज पैसे चाहिए, पसीना सूखने से पहले तब उसके घर में रोटी बनती है। ये एकदम छोटा लेवल। फिर पढ़े लिखे मजदूर आते हैं, उनको 30 दिन के बाद पैसे चाहिए। फिर थोड़े छोटे मोटे सेल्फ एम्प्लॉयड और व्यापारी आते हैं, उनकी 1 साल की बैलेंस शीट बनती है और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वाइफ को लेके माता रानी के मंदिर जाना है या सिंगापुर जाना है? और फिर इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, जैसे मिस्टर मुकेश अंबानी है, जियो के अंदर 1.5-2 लाख करोड़ रुपए डाल दिए, पैसे लॉस आ रहे हैं, इनकम नहीं है, लेकिन पता है कि 5 साल के बाद ये जो पैसा डालना है ना, उतना हर महीना निकाल लूंगा। इस विजन के साथ आज पैसे डाल रहे हैं, अभी भी डालेंगे और डालेंगे और डालेंगे, लेकिन 5 साल के बाद क्या होगा उसको आज पता है। तो अगर आप मोदी केयर में आए हो तो आपको मुकेश अंबानी की तरह सोचना पड़ेगा। आज आप जो डाल रहे हो ना, वो आपको निकालना है 3 से 5 साल के बाद।
अगर ये आपको नहीं पता तो प्लीज बिना जाने एंटर मत होइए, नहीं तो 3, 4, 6 महीने के बाद आपकी मौत निश्चित है। अच्छा, कुछ लोग ज्वाइनिंग डेट के साथ कंसीडर करते हैं कि मैं तो जुड़ा था 2 साल, मतलब 2 साल तो मेरे हो गए। भैया नहीं 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 नहीं, वो 2 साल नहीं। अगर तूने रोज 5-6 घंटे काम किया है तो 2 साल, अगर रोज 2 घंटे काम किया है तो कम से कम 5 साल लगेंगे तुझे सेट होने में। पार्ट टाइम में पैसे पार्ट टाइम जैसे आते हैं, फुल टाइम में फुल टाइम जैसे आते हैं। तो आपको, आपने कितने वर्किंग आवर्स डाले, वो आपका टेन्योर है, वो आपका पीरियड है बिजनेस में, वो नहीं कि आपने फॉर्म कब भरा था। मुझे रवि सर, यस, मुझे एक मैडम का फोन आया है, हमारे यहाँ से ही है, और मैडम ने बोला कि क्या बोला था मुझे कि भाई सर आप बोलते हो ना 1 साल में एक सेट हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि हम लोग गारंटी देते हैं कि आपने 1000 डेमोस्ट्रेशन किए ना तो 1 लाख रुपया पक्का आएगा। तो बोले कि मेरा 1 साल हो गया सर, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मैंने बोला क्या हुआ, कितना चेक है? तो बोले 2-3 हजार रुपए। मैंने बोला कैसे हो सकता है, आप करते नहीं हो मोदी का? नहीं नहीं, 1 साल से कर रही हूँ। मैंने बोला 1 साल हो गया, ठीक है आप ये बताइए मुझे, क्योंकि 12 बजे थे तो 12 बजे तो कोई डेमो नहीं होता, कल आपने कितने डेमो किए? तो बोले कल मैंने बोला लास्ट वीक में आपने कितने डेमो किए? बोले सर लास्ट वीक में भी कोई आया नहीं। आप सोचिए, एक भी डेमोस्ट्रेशन नहीं। मैंने बोला लास्ट महीने में कितने किए? तो बोले 1-2 तो किए मैंने। तो मैंने बोला 1 साल में आपने 24 डेमो किए, 24, और फिर भी 3000 आ रहा है, आपको ज्यादा आ रहा है, मुझे वापस कीजिए। आप सोचिए, कोई कोई व्यक्ति जुड़ने के बाद 1 साल में 24 डेमो करता है, वो कैसे बोल सकता है कि मैं 1 साल से मोदी केयर कर रहा हूं? और इतना झूठ क्यों बोलना चाहिए किसी को भी? फिर मैंने बोला नहीं मैडम, आपको कंटिन्यूस रोज काम करना पड़ेगा। अरे मैं रोज करती हूँ, मैं तो खाना बनाते बनाते मोदी केयर करती हूँ। तो मैंने पूछा खाना बनाते बनाते कैसे मोदी केयर होता है? बोले मनमा। मैंने बोला जाओ 10 लाख का चेक दिया, मनमा ले लो। मनवा। तो क्या करें, आप बात को समझिए। लोग ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि फिजिकल एक्शन बहुत नीडेड है। आपके फोन में कितने आउटगोइंग कॉल्स है ना, वो आपको सक्सेस दिलाता है, इनकमिंग नहीं। जिनके इनकमिंग ज्यादा होते हैं ना, उनकी एक लेग बहुत बड़ी हो जाती है। बोले क्या करूं सर, एक लेग वाले इतना टाइम ले लेते हैं ना, दूसरे के लिए टाइम नहीं बचता। अरे तू अपना टाइम मैनेज नहीं करेगा तो लोग तो करेंगे ना तेरा टाइम मैनेज। तो बात ये है, सॉरी फॉर हार्ड लैंग्वेज, लेकिन ये इट्स अ फैक्ट, ये सही बात है। तो आप पहले सीखने की तैयारी के साथ आइए, विजन लेके आइए कि मुझे आज मैं डेमो किट उठा रहा हूं, इसलिए नहीं उठा रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा काम करना चाहता हूं। नहीं 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 नहीं, मैं छोटे छोटे काम करूंगा और 3 साल के बाद मेरे अकाउंट में महीने के 5 लाख रुपए चाहिए। तो आज किसी ने हाँ बोला, ना बोला, लॉयल्टी ली, नहीं ली, पेस्ट ली, नहीं ली, 100 रुपए के लिया, 10,000 का लिया, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा काम है एक्शन करते रहना ईमानदारी के साथ। अगर लगातार आत्मविश्वास के साथ आपकी एक्शन है, दुनिया की कोई ताकत आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई तकलीफ आपको दे सकती। तो आपको हर चीज ध्यान में रखनी, पहले बिजनेस का ग्रोथ कैसे होगा वो आपको पता होना चाहिए। ये क्विक मनी गेम नहीं है। मोदी केयर इज द फास्टेस्ट वे टू अर्न मनी। मोदी केयर पैसा कमाने का सबसे फास्टेस्ट पैसा कमाने का तरीका है, लेकिन मोदी केयर के अंदर कोई फास्टेस्ट तरीका नहीं है, वहां आपको धीरे धीरे ही जाना पड़ेगा। देयर इज नो शॉर्टकट, मतलब पैसा कमाने का शॉर्टकट है मोदी केयर, लेकिन मोदी केयर के अंदर आने के बाद कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको वो सारे बेसिक्स करने पड़ेंगे, डेमोस्ट्रेशन करने पड़ेंगे। लोगों को डेमो करने में शर्म आती है भैया, एंड दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। ये हमारे टाइप का धंधा नहीं है, हम घर घर जाके ये करे, ये मदारी का खेल करे, अच्छा नहीं लगता है ना। मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ? एक बात समझिए यार, पहले तो किसी भी धंधे को आप छोटा कैसे कह सकते हो? आपको ऐसा अधिकार किसने दिया? दुनिया का कोई भी धंधा छोटा और बड़ा नहीं होता। आपने पस्तीवाला.com सुना है? थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की कंपनी हो चुका है। बंगाल में भी लोग हजारों करोड़ कमा रहे हैं। दुनिया का कोई भी धंधा छोटा है बड़ा नहीं होता, धंधा सही और गलत होता है। अगर छोटा और बड़ा होता तो जूते का बिजनेस कभी बाटा नहीं बनता और लोहे का बिजनेस कभी टाटा नहीं बनता, टाटा स्टील, क्या बात, राइट? क्या बात, सुपर। सेम धंधा सही और गलत होता है।
और सही और गलत की अगर बात करें तो अगर मैं टैक्स चोरी कर रहा हूं गलत है, मैं खाने में मिलावट कर रहा हूं गलत है, मैं काला बाजारी कर रहा हूं गलत है। धंधा सही और गलत होता है। और आप मुझे बताइए अगर मोदी केयर के अंदर कोई भी चीज गलत है तो मैं आज छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन गलत नहीं है ना, तो छोटे बड़े की बात मेरे आगे मत करना, क्योंकि मुझे अगर पता चले ना कि आपका घर में कचरा साफ करने से मुझे 15 लाख रुपए मिलेंगे, तो कल मैं बिहार की फ्लाइट पकड़ के आऊंगा और आपको कचरा साफ करके दूंगा। लेकिन घर गंदा करने से मुझे 15 लाख मिलेंगे तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे लिए धंधा सही और गलत होता है, छोटा और बड़ा कभी नहीं होता। काम काम होता है। और अगर बहुत काम सुंदर, छोटा और बहुत बड़ा होता, सुंदर। काम छोटा बड़ा होता ना, तो अमिताभ बच्चन चपरासी का सूट पहन के नवरत्न तेल का मसाज करता है क्लास 3 कैरेक्टर को, कुली बन के वो मसाज करने आता है। अरे अमिताभ बच्चन सदी का महानायक है, उसको कौन सी जरूरत पड़ गई नवरत्न तेल बेचने की। अक्षय कुमार, अब वो बेचारा हुसैन हुसैन एक टीवी एक्टर है, वो हार्पिक के एड में आता था, अभी उसको बेचारे को काम नहीं मिल रहा है। एक एड थी उसके पास। अक्षय पाजी जो 3,000 करोड़ का मालिक है, उसको पता चला कि हार्पिक में पैसा है, हुसैन को मारी एक लात, चल हट तू मुझे धोने दे, अब वो टॉयलेट धोता है और आपको बोलता है अगली बारी आपके घर की, वो आना चाहता है आपके घर टॉयलेट धोने। 3,000 करोड़ का मालिक, उसको शर्म नहीं आती और हम बोलते सर दिस इज नॉट अवर कप ऑफ टी, ये हमारे टाइप का नहीं है। तो तू किस टाइप का है मुझे ये सोचना पड़ेगा, अगर ये तेरे टाइप का नहीं है तो एनीवे, विराट कोहली ऊपर टैक्सी चलाता है, आपको पता है, वो भी व्हाइट ड्रेस में, टैक्सी ड्रेस पहन के, सरदार जी बन के, कि हाँ जी पाजी कहाँ जाना है। ये सेलिब्रिटीज को शर्म नहीं आती पैसे कमाने के लिए, कोई भी कपड़े पहन के कोई भी काम करने के लिए, और वो भी करोड़ों लोगों के सामने, और आपको शर्म आती? मतलब हम तो अमिताभ बच्चन के पिता है और हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, और वो तो बच्चे लोग करें, हम क्यों करें, आया ना। तो एनीवे, इन सब श्रमों से बाहर आइए, बेसिक सीखिए। आपकी अपलाइन, मतलब अनूप जी, राजेश जी, एक से बढ़कर एक है, रविश जी, जो भी आपके जीबीडीज है, 4-5 जो भी जीबीडीज है, पूरी लाइन लगाई हुई है आप लोगों ने जीबीडी की, 5, 6, 7, मुझे लगता है ज्यादा है ना। रविश जी कितने हैं? 12 है। अरे तेरी तो और आज के इस सेशन से और 24 होने वाले हैं। अरे सर नहीं, वो आप लोग वैसे भी कर लोगे, 2400 कर लोगे आप लोग, इतने महान हो। तो आपके पास वो लीडरशिप है, आपको बेसिक सीखने चाहिए। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं हो, और सीखना एक थियरिकल पार्ट है, अगर आप मेरी ट्रेनिंग ले रहे हो, रविश जी की ट्रेनिंग ले रहे हो, तो हम आपको सिखा सकते हैं कि भाई फोन ऐसे होता है, लिस्ट ऐसे बनाया जाता है, कुछ अपनी कॉमन सेंस डालनी पड़ेगी, और आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक वो फिजिकल फॉर्म में परिवर्तित नहीं होता, तब तक आप कोई भी ट्रेनिंग आपके काम की नहीं है। और ये ट्रेनिंग लेने के बाद अगर 1 महीना कुछ नहीं किया, तो ये भी आप भूल जाओगे, इसमें से कुछ याद नहीं रहेगा। तो जब भी अच्छी बुक पढ़ो, ये लॉकडाउन का पीरियड है, आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हो, ऑफलाइन के सारे जूम वीडियोस अटेंड कर सकते हो। तो ये आपके पास टाइम है अपने आप को इंप्रूव करने का, तो इंप्रूव कर लीजिए, बेसिक सीख जाइए, फोन कैसे किया जाता है, अपॉइंटमेंट कैसे लिए, ऑनलाइन अब डेमो कैसे होता है, सीख लीजिए। आपको आता ही होगा, क्योंकि आप जिस टीम से हो, मुझे आपको कुछ सिखाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप सीख लीजिए। क्लोजिंग, फॉलो अप, हर चीज आपको सीखनी पड़ेगी, हर जूम मीटिंग को आपको अटेंड करना पड़ेगा। और पता है रवीश जी, कई लोगों को, अगर आप अभी तो मैंने देखा नहीं इसमें वीडियो में कि लोग सोते सोते सीख रहे हैं कि नहीं, लेकिन आपकी टीम में कोई सोते सोते नहीं सीख रहा है, ये अच्छी बात है। तो एनीवे, थैंक यू सो वेरी मच। आप मैं कुछ डुप्लीकेशन की बात करें, टीम हैंडलिंग की बात करें, तो टीम को हमेशा अप्रिशिएट कीजिए, बधाइए। 10% पे भी कोई जाता है ना, तो आप छोटे छोटे ग्रुप बना के उनकी तालियां बजाइए और अप्रिशिएट कीजिए, रिवॉर्ड दीजिए। मतलब ये रविश दस्तों साहब का काम नहीं है, जीबीडी का काम नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ एसीडी प्लेटिनम प्रेसिडेंशियल का काम है कि अपने ग्रुप को हर महीना मोटिवेट रखे, अपने ग्रुप को ट्रॉफी मेडल्स दे। क्योंकि जिस चीज के लिए किसी को भी रिवॉर्ड दिया जाता है, उपहार दिया जाता है, वही चीज वो बार बार दोहराता है। मैं आपको बता दूं, वही परफॉर्मेंस वो बार बार दोहराता है, उसी मेडल का उसको शौक हो जाता है। तो एप्रिसिएशन मस्ट। आपकी टीम को इज्जत दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, उनको सुनिए, और सुनने के साथ हर छोटी बात, जहां भी मौका मिले सच्ची तारीफ करने का, कभी भी उसको मिस मत कीजिए। लोग नहीं करते भैया, लोग खुद को मैं हूं बताते हैं, जबकि दूसरों की तारीफ करने की बारी आई तो वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन ईमानदारी से कीजिए, जिसके अंदर जो अच्छी बात है ना, आप उसको प्लीज
कंसीडर कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए। उसके बाद में अच्छा, एप्रिशिएशन सच करना, जो 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 मिथुन जैसा लगता है उसको ये मत बोलिए कि शाहरुख खान जैसा दिखता है, उसको पता चल जाएगा कि कुछ काम है इसको मेरे से। तारीफ सच्ची होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, है ना। और हमारी अगर आरती भी सुनोगे ना भगवान की, हे माँ तुम इतने हाथ वाली, तुम ये हथियार वाली, तुमने उस असुर को मारा, उस असुर को मारा। अगर माता रानी अगर प्रसन्न हो सकती है अपनी तारीफ सुन के, उसको पता है ना, आप बोलो शेरा वाली, तो क्या वो चेक कर दे कि मैं शेर के ऊपर बैठी हूँ कि नहीं, उसको पता है मैं शेरा वाली हूँ। शी फील गुड, उनको अच्छा लगता है जब उनके बारे में उनके किए हुए कर्म आप याद दिलाते हो। तो सेम इंसान को अगर भगवान को अच्छा लगता है तो इंसान को तारीफ अच्छी लगेगी। रिस्पेक्ट दीजिए, इंपॉर्टेंस दीजिए, उनको महसूस कराइए कि आप भी उनका एक अलग सा हिस्सा हो। उनकी परिस्थिति में कंधे पे हाथ हमेशा रखिए, उनके साथ खड़े रहिए। आप कुछ उनके लिए कर पाओ ना कर पाओ दो नाम, लेकिन एक नैतिक बोलते हैं बेसिक, कि हमें उसके साथ खड़ा रहना। मैं ये नहीं बोलता कि किसी को 1 करोड़ का कर्जा हो गया तो आप अपने अकाउंट में पड़े 10,000 वो भी निकाल के दे दो, ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप कंधे पे हाथ रख के बोल सकते हो कि मैं तेरे साथ हूँ और सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और परिस्थिति को फील करना और अंडरस्टैंड करना दोनों में बहुत फर्क है। तो अंडरस्टैंड मत कीजिए कभी किसी को, फील कीजिए उसकी परिस्थिति को, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि वो किस परिस्थिति में है। और एक छोटा सा बच्चा था, डॉगी खरीदने के लिए अमेरिका के अंदर गया, $5 लेके गया था। उसको पता था $5 में अच्छे डॉगी मिल जाते हैं। तो डॉगी पपीज जो बच्चे कुत्ते के रहते हैं, वो कुछ 15-20 दुकान में के अंदर रखे हुए थे, बड़े एक से बढ़कर एक खूबसूरत थे। और एक कोने में बैठा हुआ था, कोने में पूरा अलग रख दिया गया था उसको, एक कार्टन करके, ऑर्डर करके। तो उसने पूछा दुकानदार को कि सर ये जो डॉगी है, ये पपी है, उसको वहां क्यों रखा है? तो बोले नहीं उसको नहीं बेचना है। तो बोले उसको क्यों नहीं बेचना है? बोले उसका एक पैर नहीं है बेटा, उसके 3 ही पैर है, एक पैर कट गया है उसको बचपन में। तो बोले मुझे वही पपी चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, मैं तुझे 4 पैर वाले पूरे दे रहा हूँ, $5 में दे रहा हूँ, ले ले। बोले नहीं मुझे वही चाहिए। तो बोले उसका $8 है। तो उस बच्चे ने $5 दुकानदार के हाथ में थमाए और बोला कि अंकल ये रखना, मैं बाकी के $3 घर पे जाके लेके आता हूँ, ये मुझे ही देना, किसी और को मत देना। दुकानदार को बड़ा अजीब सा लगा कि मैंने तो इसको अवॉइड करने के लिए बोला था, ये तो खरीद ले रहा है, $5 भी जमा कर रहा है। उसने उस बच्चे को बोला ये $5 तेरे पास रख, अगर तू मुझे सच बात बताएगा कि तुझे ये क्यों चाहिए जबकि उसका एक पैर नहीं है, और मुझे तेरा जवाब सही लगा, तो मैं तुझे फ्री में दे दूंगा। तो उस बच्चे ने नीचे टेढ़ा होके अपना पैर का एक, उसने पैंट पहना हुआ था, उसको ऊपर किया तो उसका एक पैर नकली था। दुकानदार को बताया कि इसकी परिस्थिति जो मैं फील कर सकता हूँ वो आप कभी फील नहीं कर सकते। और क्या सेम बात जिस दिन आपको टीम के अंदर ये चीजें करना आ गई ना, टीम के साथ ये चीजें करना आ गई ना, तो टीम हमेशा आपके साथ रहेगी। राम और श्याम 2 दोस्त थे, आर्मी में जॉब करते थे और बचपन से साथ पढ़े, साथ आर्मी में एडमिशन लिया, एक ही जगह दोनों की पोस्टिंग हुई। बॉर्डर पे जब दुश्मन के साथ लड़ाई हो रही थी और श्याम को गोली लग गई, वो पत्थर के उस पत्थर के पीछे था। इनकी बटालियन बहुत छोटी थी, दुश्मन 300 थे, इनकी बटालियन में 15 लोग बचे हुए थे, जिसमें श्याम को गोली लग गई। और श्याम ने राम जो कि बाजू के पत्थर से गोलीबारी कर रहा था पीछे प्रोटेक्ट करके, उसको बोला कि राम मेरे दोस्त आ जा यार, मुझे जरूरत है तेरी। कमांडर ने सुन लिया, जो तीसरे पत्थर के पीछे था, उसका जो कैप्टन था, उसका जो हेड कर रहा था ग्रुप को, बोला नहीं राम तू नहीं जाएगा, अभी हमारे पास सिर्फ 14 लोग बचे हैं, उसको गोली लगी हुई है, तू कुछ वैसे भी अभी दवाई नहीं करेगा उसके पास जाके, तो फिर उसको छोड़ दे, तू यही ध्यान रखना। श्याम ने दूसरी बार चिल्लाया, अब राम से रहा नहीं गया, वो खुद ही मार के वहां पहुंच गया। वो बच गया, सदनसीब से उसको गोली नहीं लगी और वो श्याम के पास पहुंच गया। जब अंधेरा होता है तो आपको पता होगा युद्ध के अंदर विराम होता है। जब विराम हो गया, दोनों तरफ से गोलियां बंद हो गई, तो कैप्टन गया उस पत्थर के पीछे जहां से ये गोलीबारी कर रहा था राम, और वहां श्याम उसके पैरों में पड़ा हुआ था और वो मर चुका था। कैप्टन ने उसको बड़े सख्त आवाज में बोला कि मैंने तुझे बोला था कि तू वहां मत जा, तुझे गोली लग गई होती तो क्या होता, मैं तुझे सजा दूंगा क्योंकि तूने मेरा ऑर्डर नहीं माना, तूने रिस्क लिया और क्या कर लिया तूने, तू उसको बचा पाया, वो मर तो गया। तो पता है राम ने क्या जवाब दिया? राम ने जवाब दिया कि सर आप जो भी मुझे सजा दोगे मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा आना व्यर्थ नहीं था। जब मैं आया तो श्याम जिंदा था, तब मरा नहीं था।
और जब वो मर रहा था तब उसके आखिरी शब्द ये थे कि मेरे दोस्त राम, मुझे पता था कि तू जरूर आएगा। क्या बात। पता है लीडरशिप के बहुत सारे मायने होते हैं। अगर हम अच्छे इंसान नहीं है तो पहले अच्छे इंसान बने, फिर पैसे कमाने की बात करें। मैं कभी भी वॉल्यूम के ऊपर फोकस नहीं करता, मैं वैल्यूज के ऊपर फोकस करता हूँ। वॉल्यूम अगर गलत तरीके से भी आ रहा है ना, तो वो टीम ज्यादा सर्वाइव नहीं करेगी या स्टक हो जाएगी। लेकिन वैल्यूज के साथ आगे बढ़ोगे तो हो सकता है आपका पहला चेक 1000 का हो, दूसरा 2000 का हो, तीसरा 5000 का हो, लेकिन आप जिंदगी भर आगे बढ़ते रहो। तो वैल्यूज के साथ अपने बिजनेस को बिल्ड कीजिए। मेरा टाइम भी वैसे हो चुका है, कहने के लिए बहुत लंबी कहानी है मेरी जिंदगी की। हम दोबारा कभी ना कभी मिलेंगे, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। आप लोग भी अपनी टीम को सहारा दीजिए, साथ दीजिए। ये आपके पास मौका है अपने माँ बाप को प्राउड फील कराने का, अपने बच्चों को प्राउड फील कराने का। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम जिंदगी में हमारे अकाउंट में कितने पैसे हैं उसकी वजह से लोग हमें याद नहीं रखते, लेकिन हमने लोगों के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया वो हमें याद रखते हैं। हम कितने साल जिंदा रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम मरने के बाद कितने दिलों में जिंदा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोदी केयर आपको मौका दे रहा है लोगों के दिल में जिंदा रहने के, जिंदगी भर जिंदा रहने का। मोदी केयर आपको मौका दे रहा है इस सृष्टि को कुछ कंट्रीब्यूट करने का। मोदी केयर आपको मौका दे रहा है अपने आप को प्रूव करने का। मोदी केयर आपको मौका दे रहा है अपने बच्चों का रोल मॉडल बनाने का। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे देश में अगर पूछा जाए बच्चों को कि बेटा तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तो मुझे आज भी पता है कि 100 में से 90% बच्चे अपने माँ बाप का नाम नहीं लेते। मदर टेरेसा, अब्दुल कलाम, विराट कोहली, दीपिका पादुकोण, ये उनके रोल मॉडल है। हराम है बच्चे माँ बाप का नाम ले, क्योंकि छोटा बच्चा भी जानता है कि बापू में दम नहीं है। बापू 9 बजे खर्राटे मार के सांड की तरह सोता भी है और उठता भी है। न्यूज़पेपर चाट के अंदर कर लेता है। सरकार ने कहा सड़कें नहीं बनाई उसको पता है, लेकिन घर में 25 साल से पेंट नहीं हुआ। और ऐसे बापू को अगर रोल मॉडल बना लिया तो देश का सत्यानाश हो जाएगा, बनाना भी नहीं चाहिए। तो आइए हम लोग मोदी केयर करें। मेरा यह दावा है कि जो भी मोदी केयर के जीपीटीज है, आप उनके बच्चों को रात को 2:30 बजे नींद में से भी उठा के पूछिएगा कि बेटा तुम्हारा रोल मॉडल कौन है। वो नींद में से उठ के भी बोलेंगे मेरा रोल मॉडल मेरा बापू है, मेरा रोल मॉडल मेरी माँ है। तो ये चीजें आपको जानने को मिल जाएगी। तो आइए रोल मॉडल बनिए। अगेन थैंक यू सो वेरी मच मुझे आपके साथ बात करने का मौका दिया। मैं पता नहीं मैं बिहार के काबिल हूँ कि नहीं। और पूरे 982,000 लोग पूरे अभी भी स्टैंड आप लोग खड़े हो, ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो विकेट गिनती जाती है और ये 300 का स्कोर हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर बिलीव इन मी। थैंक यू सो मच मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच भरोसा रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच रवीश जी, गुप्ता साहब, राजेश गुप्ता जी, आप मेरे फेवरेट हो। और अनूप गुप्ता साहब, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो